प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सिद्धांत आप सबों का द मिशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ क्लास में आपको बायोलॉजी का वीडियो मिला होगा और कुछ हमारे जो अपने बच्चे थे जो क्लास में हमसे रूबरू हो गए थे, तो उनका कहना था कि सर आपने तो पूरा बायोलॉजी खत्म कर दिया था, फिर भी आप बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जो आप यदि हमसे पढ़ लिए हैं तो आप उस बायोलॉजी का रिवीजन कीजिए और आपके अनुसार आपके योग डिमांड पर हमने फिजिक्स को शुरू किया है। और इसमें फिजिक्स का आप दिमाग में रखिएगा कि फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर हमने आपके सामने रखा है और वो सबसे आसान चैप्टर है लाइट, जिसको आप कहते हैं प्रकाश। आज उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए तो देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश पढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है। आइए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। अब आप एक चीज स्पष्ट तौर पर जान जाइए कि ये प्रकाश है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम इस दुनिया में किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। सपोज कीजिए, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आंख से अंधा है, मतलब उसको आंख नहीं है, तो बताइए उसको पूरी दुनिया कैसे दिखाई देगी? पूरा अंधेरा दिखाई देगा, डार्कनेस होगा। और यदि किसी व्यक्ति को आंख है लेकिन लाइट नहीं है तो फिर उसको पूरी दुनिया कैसी दिखाई देगी? वो भी अंधेरा दिखाई देगी, डार्कनेस दिखाई देगा। इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। अब आगे बातचीत करते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात उसको कहते हैं जहां वायु नहीं होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, आपसे कभी निर्वात पूछे या वायु पूछे, दोनों में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये छोटी एम लिखा हुआ है, छोटी एम से मीटर होता है और जहां बड़ी एम मिलेगा आपको, आप समझ जाइएगा कि बड़ी एम मतलब मिनट होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो आपको सोचने में आ रहा होगा कि सर विकिरण क्या होता है। तुरंत उसी की बात करते हैं कि विकिरण क्या होता है। ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होता है जहां माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य होता है, उसी को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। आपको पहले बताए थे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा अगर फिजिक्स की बात हो तो फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब है कि भौतिकी जो होता है आपका भौतिक विज्ञान या किस पर निर्भर करता है? भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, आपको यहाँ बताएंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी वस्तु को बॉडी कहते हैं। यदि क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको इंग्लिश में कहना है तो उसको क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे। और ऑप्टिकल फिजिक्स होगा तो उसमें किसी भी वस्तु को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, इसको इसीलिए बताना जरूरी था कि क्योंकि जब आप हायर क्लास में पढ़िएगा तो आपको टीचर बड़ी कहेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये बड़ी कौन है। तो ये बड़ी क्या होता है? वस्तु होता है। बड़ी मतलब वस्तु और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। हम यहाँ पर आपकी चर्चा कहाँ पे करेंगे? ऑप्टिकल फिजिक्स में। आइए देखते हैं कि डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। मतलब प्रकाश का कितना गुण? 2 गुण। पहला कण, दूसरा तरंग। कण के गुण में हम 2 घटना पढ़ेंगे प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का घटना पढ़ेंगे और इसी को कहा जाता है कॉम्पटन का प्रभाव। ये 2 घटना हम लोग कण में पढ़ेंगे। और दूसरा जो प्रकृति तरंग है इसमें भी घटना पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विवर्तन और दूसरा पढ़ेंगे व्यतिकरण। एकदम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं पर हम छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये जमीन है और जमीन पर ये कोई वस्तु है। ये जमीन है, जमीन पर कोई वस्तु है और आप यहाँ से, आपका आंख यहाँ से देखना शुरू करता है। और क्या ये आपको ये वस्तु दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप यहाँ से इस पर कोई लाइट ना पड़े। बस आप सोच लीजिए कि यहाँ से इस पर कोई भी लाइट डाले या टॉर्च का लाइट डाले। जैसे इस पर लाइट डाले तो ये प्रकाश इस पर आया और इस पर आने के बाद ये क्या हुआ?
टकराया, टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचा, तब हम क्या देख सके, ये वस्तु को देख सके। इसका मतलब है किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाशीय माध्यम का होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज और देखिए, मान लीजिए ये जमीन है, इस पर कोई वस्तु है, ये तो पहली स्थिति तब दिखेगा जब हम इस पर लाइट डालेंगे। अब मान लीजिए ये वस्तु ही है और ये वस्तु खुद में चमक रहा है, ये वस्तु खुद चमक रहा है, तो बताइए इसमें लाइट सोर्स का जरूरी है? खुद तो लाइट सोर्स है, वो जो वस्तु है खुद लाइट सोर्स है, वो खुद प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। जब वो खुद प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है तो प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा तो वो खुद दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। इसीलिए लिख दिया, जब ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स हो तो वैसी स्थिति में लाइट आप डालें या न डालें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वस्तु खुद प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। तो आप जैसे देखिएगा तो वो वस्तु आपको दिखेगा। आइए अब बात करते हैं कि कोई भी वस्तु प्रकाशीय माध्यम में हमको दिखाई देता है तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? वे माध्यम जिनमें प्रकाश चलता है या चल सकता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे साफ पानी हुआ, कांच हुआ, निर्वात हुआ, ये सब में आपका प्रकाश क्या हो सकता है? चल सकता है। इसीलिए सबको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं रेयर मीडियम और सघन माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं डेंसर मीडियम। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। गौर से समझिएगा। देखिए, विरल माध्यम उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश का वेग अधिक हो, विरल माध्यम कहलाता है। अब देखिए कि प्रकाश का वेग अधिक कब होगा? जब वस्तु, कोई भी ये वस्तु है और इसके बीच में क्या होगा? इसके अणु दूर दूर होंगे, तो इसमें क्या होगा? प्रकाश का वेग अधिक होगा। जैसे आप इस पर लाइट डालिएगा तो ये क्या होगा? इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। तो बताइए कि इसका वस्तु, इसके अणु दूर है ना, तो इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा। वहीं पर सघन माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। इसका मतलब है कि सघन, ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है, मान लीजिए इसमें सारे अणु, इस वस्तु का सारा अणु क्या हो चुका है? आपस में बहुत सटा हुआ है। जब सब आपस में सटा हुआ है तो बताइए, जैसे इस पर टॉर्च का लाइट या कोई भी प्रकाश डालिएगा तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, बहुत सारी वस्तुओं से टकराएगा। और जब बहुत सारी वस्तुओं से टकराएगा तो टकराते टकराते उसका क्या होगा? वेग घट जाएगा। आप नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, वो किसी पंक्ति में खड़ा हुआ 10 आदमी है और एक आदमी 10 आदमी से टकराता है, वो दौड़ते हुए आता है, 10 आदमी से टकराता है। बताइए, एक आदमी से टकराएगा तो वेग अधिक होगा, दूसरे से टकराएगा कम होगा, तीसरे से टकराएगा और कम होगा। इसी तरह वो जैसे आगे जाएगा तो उसका वेग कम होगा। वहीं एक व्यक्ति आता है और वो मात्र 3 व्यक्ति से टकराता है तो उसका वेग अधिक होगा। ये वही है सघन माध्यम और विरल माध्यम। कुछ नोट पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो देखिए, न्यूटन भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कण मतलब होता है छोटा छोटा कण, जिसे कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा मतलब सरल रेखा में गमन करती है। प्यारे बच्चों, आप कभी देखे हैं कि जैसे आप मान लीजिए टॉर्च का लाइट जलाते हैं तो आप कभी देखें कि प्रकाश ऐसे ऐसे चल रही है? नहीं, प्रकाश जब भी चलती है तो वो किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। वहीं ध्वनि जो है कि ध्वनि का पथ सीधा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये यूं कोई पहाड़ है तो उसमें कोई भी इंसान क्या है? ऊपर में खड़ा है, वो जैसे बोलता है तो उसका ध्वनि क्या होता है? सब जगह से टकराता है। तो आपको कहीं पर भी ध्वनि सुनाई दे सकता है, लेकिन कोई पहाड़ पर खड़ा है, टॉर्च मारता है तो उसका लाइट देखिए एकदम सीधा यूं गुजर जाता है, वो ऐसे ऐसे नहीं जाता। इसीलिए प्रकाश का जो चलने का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो क्या होता है? सीधा होता है। हाइजेन भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया था। तरंग के गुण को हाइजेन साहब ने सिद्ध किया था। तथा वैज्ञानिक यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के घटना से प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को देने का काम हाइजेन ने किया था। हाइजेन ने ही कहा था कि प्रकाश में तरंग का गुण होता है, प्रकाश एक तरंग है, लेकिन इसको सिद्ध किया वैज्ञानिक यंग ने। वैज्ञानिक यंग ने प्रकाश के तरंग गुण को व्यतिकरण की घटना से सिद्ध किया था। अब आइंस्टीन की बात करते हैं। आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं कि आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है। आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है। वही आइंस्टीन है ये। आइंस्टीन ने ही E=mc² दिया था। इसकी भी बात करेंगे हम लोग। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या गुच्छों के रूप में चलती है, जिसे फोटोन कहा जाता है। अतः फोटोन ऊर्जा का एक
बंडल होता है। अब देखिए प्लांक भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है। और एक प्लांक नियतांक होता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है। याद रखिएगा ये प्लांक नियतांक होता है 6.67 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 34 जूल प्रति सेकेंड। वैज्ञानिक फ्रेनल ने यह सिद्ध किया था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अभी आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो किस वैज्ञानिक ने बताया था? फ्रेनल ने बताया था। हर्ट्ज ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताया था। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की घटना आपको बताए थे, पढ़ेंगे। तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की खोज बताया था प्रकाश के प्रवाह के बारे में हर्ट्ज ने, लेकिन प्रकाश के वैद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, जो प्रकाश के कण प्रकृति को बतलाता है। प्रकाश के वेग का अध्ययन सर्वप्रथम रोमर ने किया था। किसमें कितना वेग होता है उसका अध्ययन किसने किया था? रोमर ने किया था। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है निर्वात। निर्वात में हर बार क्वेश्चन पूछता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। पानी में कितना होता है? 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में कितना होता है? 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। और हीरा में कितना होता है? 1.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। और तारपीन तेल में कितना होता है? 2.04 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट है निर्वात। और 10th में ये क्वेश्चन फेमस होता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.43 है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका बात चर्चा बाद में करेंगे। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? हवा में या निर्वात में। उसके बाद किसमें? पानी में। उसके बाद किसमें? कांच में। और उसके बाद हीरा में। सबसे कम अपवर्तनांक किसमें होता है? हीरा में। अब आइए इधर बातचीत करते हैं कि किरण किसको कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते पर जाती है उस रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या देते हैं? तीर देते हैं। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा किरण आपस में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज किसको कहेंगे? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो। अब आप बताइए कि समानांतर क्या होता है? जिसके जैसे देखिए ये है और ये है, ये प्रकाश है और ये 2 किरण है, एक किरण ये, एक किरण, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर यदि समान हो तो उसको क्या कहते हैं? समानांतर। ऐसे तोड़कर देखिए, समानांतर, समान जोड़ अंतर, मतलब 2 किरणों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उसको कौन सा प्रकाश पुंज कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद आते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें बहुत जगह से लाइटिंग आए और एक बिंदु पर आकर मिल जाए उसको क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण टॉर्च है। एक बिंदु से निकलता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। आइए देखते हैं ग्रहण का लगना तथा छाया का बनना प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण पर आधारित है। ऋजु रेखीय संचरण की घटना पर आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ग्रहण का लगना कौन से संचरण की घटना है? तो ऋजु रेखीय संचरण की घटना है। आत्मदीप्त पदार्थ, कुछ ये परिभाषा लिख दी है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कुछ ऐसा पदार्थ है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जैसे हो गया अपना सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे देखिए अदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसा टेबल, प्रकाश, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। तो कुर्सी, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे इसमें पारदर्शी मतलब वह पारदर्शी, पार मतलब पूरा और दर्शी मतलब दिखाई देना, दोनों पार जो दिखाई दे उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा।
उसको कहते हैं पारदर्शी। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इधर से कोई प्रकाश डाले और इसको पार कर गया तो उसको कहेंगे पारदर्शी। उसी तरह अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर, ईंट, मतलब ये कोई मान लीजिए फिर ये कोई वस्तु है, इस पर प्रकाश डाले, प्रकाश इसको पार नहीं किया बल्कि इससे टकराकर रिटर्न हो गया, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अंश बाहर निकलता है, उसको कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। तेल लगा हुआ कागज आप देखे होंगे, आप फोटो बनाने में जैसे किसी कागज पर यदि आप तेल लगा देते हैं और उसको किसी इमेज के ऊपर रखते हैं तो आप देखते होंगे उस इमेज को आप छाप लेते हैं, इसीलिए क्योंकि उससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर आता है। छाया किसको कहते हैं? छाया मतलब होता है शैडो, शैडो मतलब परछाई। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, कोई भी वस्तु रख दिया, वो कैसा अपारदर्शी है और इधर से होकर प्रकाश क्या हो रही, गुजर रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और हम यहाँ से टॉर्च जलाए, ये कैसा वस्तु है? अपारदर्शी। प्रकाश तो पार होगा नहीं, जब प्रकाश पार होगा नहीं तो इसके विपरीत दिशा में क्या बनाएगा? इसका छाया बनाएगा, वही लिखा हुआ है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती, इसलिए वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। अब इधर देखिए, अब ये चीज जान लीजिए कि प्रकाश का बहुत सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन से नहीं पूछेगा। अब आता है प्रकाश से संबंधित घटनाएं। अब देखिए, प्रकाश से संबंधित इतना घटना आपको पढ़ना है जिसमें परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, प्रकीर्णन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, इंद्रधनुष होगा, अपवर्तन तथा स्नेल का नियम होगा, अपवर्तनांक होगा, टिंडल प्रभाव होगा, दर्पण तथा दर्पण के प्रकार एवं उपयोग होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निरूपण होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निरूपण, लेंस या ताल, प्रतिबिंब, प्रकाश का विवर्तन, वस्तुओं का रंग, चिन्ह, परिपाटी, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का व्यतिकरण। जिस दिन हम ये सारी घटना पढ़ लेंगे उस दिन आपका प्रकाश हो जाएगा खत्म। प्रकाश में ये सभी घटना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी एक भी घटना नहीं है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन न पूछा हो। तमाम घटना से क्वेश्चन पूछता है और पूछता रहेगा। धन्यवाद।